सो मिस्टर रेवान, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखिए, इसको समझने जो प्रिंसिपल है वो तो आसान है, प्रिंसिपल बहुत आसान है, बट एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो जो इंडियंस हैं उनसे ये सर जो है फ्रेंच है, तो इनकी हमारी जो हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो बहुत खराब प्रोनाउंस करते हैं। इनको कुछ ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। मिस्टर रेवान समझ आ रहा है? जी। तो अगर आपने फ्रेंच पढ़ी हुई है तो आप इनको ठीक तरह प्रोनाउंस करेंगे। मैं तो इसको जो सर है मिस्टर डी ब्रोगली करके इसको मिस प्रोनाउंस करूंगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा, ये जरा वर्ड समझिए, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है मिस्टर रेवान, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? सर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यार साइंस में जब कोई चीज़ प्रूव नहीं होती, बट आप एक आइडिया देना चाहते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, तो उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। मिस्टर रेवान समझ आया? जी। तो ये जैसे चार्ट है, कभी आपको तसल्ली से पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मिस्टर डी ब्रॉगली जो है उन्होंने ये हाइपोथेसिस किया था कि यार ऐसा हो सकता है, फिर उसको टेस्ट किया और फिर उसकी थ्योरी बन गई। बेटा समझ आया नहीं आया? जी सर। और फिर थ्योरी का लाभ बनता है। नहीं समझ आया? जी। तो जो साइंटिफिक थ्योरी है, कभी आपके पास टाइम होगा तसल्ली से आप पढ़ना चाहें तो ऐसे ये डिफरेंसेस है थियरी में, लॉ में, हाइपोथेसिस में, तो ये assumptions में। तो साइंस जो है वो इस हिसाब से चलती है। तो मिस्टर डी ब्रॉगली है जो उन्होंने हाइपोथेसिस किया, और उस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट किया गया, और उस टेस्ट की बन गई थियरी। बेटा समझा? जी सर। और अच्छी बात ये है, एटलीस्ट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि जो आदमी आपकी जो नोबेल प्राइज की कमेटी है, वो जो हाइपोथेसिस करता है उसको भी नोबेल प्राइज मिल जाता है, और उसको जो टेस्ट करके जो प्रूव करता है उसको भी नोबेल प्राइज मिल जाता है। नहीं समझा सर? समझा सर। तो जैसे मिस्टर आइंस्टाइन ने अगर कोई हाइपोथेसिस किया तो मिस्टर आइंस्टाइन को भी दिया जाएगा नोबेल प्राइज, और जो टेस्ट करके उसको प्रूव करेगा उसको भी नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये मुझे एटलीस्ट पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है ये, वो नोबेल प्राइज कमेटी की। तो इसके बारे में बात करेंगे। सर कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। ओके। तो सर ने जो बात कही है बड़ी सिंपल सी बात कही है, उसमें ऑफकोर्स उन्होंने उसको पूरा मैथमेटिकल थियोरी और ये सब चीज़ें उन्होंने प्रूव की, बट सर ने ये बोला कि सर ऐसा है कि लाइट को वेव माना जा रहा था, 200-300 साल तक आपने इसको वेव बोला, और फिर मिस्टर आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला नहीं यार ये तो पार्टिकल है। मिस्टर नहीं समझ में आया? समझा सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इससे पहले हमने जो टॉपिक किया, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे ही समझाया जा सकता है कि अगर आप ये माने कि जो जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। मेरी बात समझ आ रही बेटा? जी सर। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स जो है वो क्या नाम है, ऑलमोस्ट बिलियर्ड बॉल्स की तरह बिहेव करेंगे। और अगर आपको याद होगा तो हमने एक कॉम्पटन इफेक्ट करके डिस्कस किया था। नहीं समझ आया? जी सर। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट से ये भी प्रूव हो गया कि हाँ यार ये तो जो फोटॉन्स हैं वो बिलियर्ड बॉल से की तरह ही वो कोलिजन कर रहे हैं, और मतलब उसमें जो मोमेंटम लॉसेस हो रहे हैं या जो भी आप हिसाब किताब है, बिल्कुल उसको बिलियर्ड बॉल्स की तरह उसको एनालिसिस कर सकते हो। और एनालिसिस करके जो टेस्टिंग करके जो प्रूफ आया, वो भी मिस्टर मिस्टर कॉम्पटन ने इसको प्रूव किया कि हाँ यार ये तो जो अजम्पशन है ये ठीक है। तो मिस्टर आइंस्टाइन ने ये बोला कि सर, उन्होंने जो वेव है उसको बोला कि वो पार्टिकल है। रेवा जी मेरी बात यहाँ तक समझ आई? जी सर। और जो मिस्टर ब्रॉगली है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसकी जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, वो उसकी चिंता मत कीजिए। मिस्टर ब्रॉगली जो है इनकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, स्टूडेंट थे आपसे, मुझे पता नहीं, आई थिंक ही वाज 23-24 ईयर्स ओल्ड इफ आई एम करेक्ट। तो आपसे 5-6 साल ही बड़े होंगे। तो ये डॉक्टरेट कर रहे थे। तो इनका जो पीएचडी थीसिस था उसमें उन्होंने एक सिंपल सी बात ये कही कि यार अगर मिस्टर आइंस्टाइन बोल सकते हैं कि जो लाइट जो वेव थी वो अब पार्टिकल भी कंसिडर की जा सकती है, मतलब डुअल नेचर ऑफ लाइट है, तो यार मैं तो एक छोटी सी चीज़ ये आपको सबमिट कर रहा हूँ मेरे पीएचडी थीसिस में कि कोई भी पार्टिकल जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। सर मेरी बात नहीं समझ? समझा सर। रेवा जी बात ज़रा अप्रिशिएट कीजिए। मिस्टर आइंस्टाइन मिस्टर आइंस्टाइन ने 200-300 साल की जो थियरी है जिसमें ये बोला जा रहा था कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, उसको तोड़ दिया और बोला कि जो वेव है, जो लाइट है, वो तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। मेरी बात समझ आएगी आपको? जी सर। इसको बोल दिया गया डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो दो तरह बिहेव कर सकती है, वेव की तरह कर सकती है, पार्टिकल की तरह कर सकती है। हमने काफ़ी लंबा रास्ता किया है इकट्ठे ट्रैवल, जिसमें वेव थ्योरी हम जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये सब जब कर रहे थे तो हम लाइट को वेव मान रहे थे। अभी जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो उसमें हमने लाइट को जो है वो पार्टिकल माना। नहीं समझा बेटा? जी सर। समझा। तो उसी टाइम के आसपास मिस्टर डी ब्रॉगली जो कि स्टूडेंट थे उस टाइम, अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर रहे थे। उन्होंने बोला अगर यार लाइट को आप डुअल नेचर दे सकते हो,
मतलब जो वेव था उसको अगर आप पार्टिकल बोल सकते हो, तो मैं तो आपको ये हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि हर जो पार्टिकल है उसमें भी वेव नेचर होगी। मेरे बेटे ने समझाया बिल्कुल। समझा। किसको बोल दिया गया डुअल नेचर ऑफ मैटर? नहीं समझा सर? डाउट आ रहा है? रेवती डाउट आ रहा नो डाउट। है? तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, आपका जो चैप्टर का नाम है उसको लिखा जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। नहीं समझा दोस्त? जी सर, समझा। अब देखिए, जब उन्होंने बोला कि यार पार्टिकल वेव है, तो अब ये अगर आप बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली मिस्टर डी ब्रॉगली ये कह रहे हैं कि यार आप, मैं, ये चेयर, टेबल, लैपटॉप जो भी है वो सारे के सारे वेव है। मेरी बात समझ आई? जी सर, समझा। कि इसमें वेव नेचर है। यार ये बात तो सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है। नहीं समझ आ रहा मुझे? कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं समझा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको कोई आके बोलेगा कि यार ये आपके सामने जो लैपटॉप है, आप तो ये मानते हैं ना कि वो सॉलिड है, जी। पार्टिकल नेचर मतलब। बट कोई अगर आपको आके बोलता है कि यार नहीं ये तो वेव है, इसका वेव नेचर भी है, ऐसे मान लीजिए इसका वेव नेचर भी है, तो आप तो पागल बोलोगे ना उसको। नहीं समझ आया? जी, जी सर। तो उसी तरह अब जब मिस्टर डी ब्रॉगली ने ये बोला कि यार जो वेव थी उसको आपने अगर पार्टिकल नेचर दे दिया, तो मेरे जो पार्टिकल हैं उनको भी आप वेव नेचर दो। तो मिस्टर डी ब्रॉगली ने जब ये बोला, तो इनके जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला यार लड़का पागल हो गया, शराब से ज्यादा पी रहा है या कुछ ड्रग्स वगैरह ले रहा है। नहीं समझा? समझा सर। तो इनके जो प्रोफेसर थे वो इनका जो पीएचडी थीसिस है वो लेके गए डायरेक्ट मिस्टर आइंस्टाइन के पास कि सर ये देखो, ये लड़का पता नहीं बावला था, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं समझा? समझा सर। और आपके और मेरे जैसा कोई लड़का बोलता कि यार जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर है, तो हमें तो मार तोड़ के भगा देते। बट आपको क्या लगता है कि मिस्टर डी ब्रॉगली का जो थीसिस है वो आइंस्टाइन के पास क्यों पहुंच गया? मिस्टर यॉन, मेरा क्वेश्चन समझा? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं समझा। अरे आप अपने प्रोफेसर को बोलते हो, आप अपने प्रोफेसर को कोई हाइपोथेसिस देते हो। इमेजिन कीजिए कि 1900 अर्ली 1900 में आप अपने प्रोफेसर को बोलते हो कि सर हर पार्टिकल जो है उसका एक वेव नेचर होगा। नहीं समझा यार? जी सर। तो आपको तो पागल बोल के चुप करा देंगे। नहीं समझा? यस। बट मिस्टर डी ब्रॉगली ने जब ये बोला, तो इनका जो पीएचडी थीसिस है वो इनके प्रोफेसर मिस्टर आइंस्टाइन के पास लेके गए। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ? इनको पागल बोल के चुप क्यों नहीं करा दिया गया? Because Einstein also went through the same story ना, like ओके, उनका भी। तो मुझे लगता है उसका जो सिंपल सा रीजन है वो ये है। मेरी बात समझ आई? अच्छा, ओके ओके ओके। दिस गाय वाज अ फ्रेंच प्रिंस। ये प्रिंस था, रॉयल फैमिली से था। नहीं समझा? राइट राइट। तो इट इज लाइक, समझा। मिस्टर अंबानी है। मिस्टर अंबानी का लड़का जो है वो, लेट अस अज्यूम, किसी केमिकल यूनिवर्सिटी में है। तो मिस्टर अंबानी का लड़का जो है वो, उसने कुछ प्रपोज किया। नहीं समझा? समझा। आपके घर के आसपास आपको पता है ना आईसीटी है? जी पता जी नहीं? जी। पता? हाँ। तो आपको ये पता ही नहीं पता मिस्टर अंबानी जो है वो आईसीटी के पास आउट है? नहीं नहीं हाँ। समझा। अच्छा, तो मिस्टर अंबानी आईसीटी के पास आउट है, वो वहाँ पर अपना मसाला डोसा की फेमस शॉप है, वहाँ जाके मसाला डोसा भी खाते हैं मिस्टर अंबानी। नहीं समझा? जी तो जी खैर, समझा। मिस्टर अंबानी का लड़का भी किसी केमिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेट अस अज्यूम आईसीटी में पढ़ रहा है। तो उस लड़के ने कुछ प्रपोज किया अपने प्रोफेसर को कि सर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो आपको लगता है उसको पागल है करके चुप करा देंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे ना। तो उनका वो चाहे पागल वाली बात भी कर रहा है, बट उसकी जो बात है वो ऊपर प्रिंसिपल तक या चेयरमैन तक या जो मतलब इंडिया के जो टॉप नॉच साइंटिस्ट है वहां तक तो पहुंचेगी ना। नहीं समझा क्या? समझा। तो मिस्टर आइंस्टाइन के पास लेके गए इनका पीएचडी थीसिस मिस्टर डी ब्रॉगली का। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे यार। तो जब लेके गए तो आइंस्टाइन इज लाइक माय गॉड यार, ये क्या लड़का है। ही वाज वेरी हैप्पी कि यार ये तो गजब, मतलब ही वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दिस चार्ट। नहीं समझा? समझा सर। तो अब जब मिस्टर आइंस्टाइन ने ओके कर दिया कि हाँ यार ये लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है, जब तुमने एक बार मिस्टर आइंस्टाइन ने बोल दिया, अब और तो कोई उस टाइम था नहीं कोई, मतलब ही इज लाइक गॉड। तो मिस्टर आइंस्टाइन ने जब बोल दिया कि यार ये तो ठीक लड़का है, तो सर का पीएचडी थीसिस ओके हो गया। और जब एक बार आपने उसको मान लिया कि हाँ इसको ठीक बोला जा रहा है, जब हाइपोथेसिस मिस्टर डी ब्रॉगली का ठीक बोल दिया गया, तो इसकी टेस्टिंग शुरू होगी। नहीं समझ आया? समझा। आपको लिंक समझ आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा? समझा सर। समझा। यार इसके ना जो इक्वेशन है, इसकी जो इक्वेशन है बड़ी सिंपल सी है, उसकी चिंता मत कीजिए। ये छोटी सी हल्की फुल्की है, बट इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे एटलीस्ट मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी स्टोरी। नहीं समझा? समझा।
तो एक बार जब मिस्टर ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो मिस्टर आइंस्टाइन ने बोल दिया कि हाँ यार लड़का एकदम मतलब बढ़िया बोल रहा है और इसकी टेस्टिंग शुरू करो, और टेस्टिंग भी ओके आ गई। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया सर? समझा। अब उसके लिए आप जैसे मैं आपको एक वेरी सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने लाइट ली, लाइट आपने ऐसे इससे पास की और यहाँ पर आपके इंटरफेरेंस का पैटर्न बन गया। नहीं समझ आया सर? समझ। रेवजी मेरी बात समझ आई कि मैंने आपको बोला? जी जी सर, समझा। ओके। अब 1897, हाँ 1897 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप क्या नाम है इसका डिस्कवर हो चुका था। नहीं समझा? समझा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो आप जैसे मिस्टर नील्स बोर ने इससे पहले जो थ्योरी आई, जो एकदम लेटेस्ट थ्योरी थी, वो मिस्टर नील्स बोर की थी। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इसकी अगर आप देखेंगे ना कि कैसे वन थिंग लेड टू अनदर, वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एनीवेज हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना ही है, तो मिस्टर बोहर ने अपना मॉडल दिया, इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया। अब इनके पास इन्होंने एक बेसिक सा सिंपल सा मॉडल दिया है जो आज भी हम जब एटम के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो मिस्टर बोहर का मॉडल ही करते हैं। नहीं समझ आया कि ये न्यूक्लियस है और फिर ये शेल्स है? मेरी बात समझ आ रही? जी सर। तो इसको बोहर मॉडल बोला जाता है। ये सिंपल है, सिंपल है। चीज़ों को बहुत सिंपली आप 8th 9th 10th क्लास के बच्चे को भी सिखा सकते हैं। और आपको याद होगा 11th क्लास में जब केमिस्ट्री में आते हैं तो आपको बताया जाता है कि अरे यार तुम्हें एक बात पूरी नहीं बताई, ये इतना आसान नहीं है, इसमें तो मतलब भाई याद है नहीं यार कि ऐसे नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे शेल्स में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बॉक्स की तरह। नहीं समझा? मेरी बात नहीं जी समझा जी जी जी। है ना? तो बट एटलीस्ट मिस्टर बोहर ने जो अच्छी चीज़ की वो ये कर दी कि यार एक जिसको बोलते हैं ना कि एक स्टार्टिंग स्टेप दे दिया कि जहाँ से आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? समझा सर। वो फिजिक्स में आपको पढ़ाते हैं कि सर रदरफोर्ड सर ने एक दिया मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो मिस्टर बोहर आए, मिस्टर बोहर ने भी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। तो जो साइंस है वो तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रही है कि जो पहले किसी आदमी ने प्रपोज किया या तो आप उसके उसके ऊपर बिल्ड करो या बोलो कि यार ये तो गलत है बट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ठीक है। तो मिस्टर बोहर आए, मिस्टर बोहर ने अपना एक मॉडल दिया, लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। मिस्टर बोहर के बाद जो मॉडल था वो मॉडल था मिस्टर ब्रॉगली का। नहीं समझा? समझा। तो ये सब एक्चुअली आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आता है। फिर मिस्टर डी ब्रॉगली की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं आप उसका क्या नाम अब सीक्वेंस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। रदरफोर्ड सर आए, रदरफोर्ड के बाद मिस्टर बोहर आए, मिस्टर बोहर के बाद मिस्टर डी ब्रॉगली आए। यहाँ तक मेरी बात समझ आई यस भाई? इज इट मेकिंग सेंस या मैं रैंडमली कुछ रैंड करता जा रहा हूँ? यस सर, समझ गया समझ मेकिंग सेंस ना? तो मिस्टर रदरफोर्ड ने प्रपोज किया, मिस्टर रदरफोर्ड के बाद मिस्टर बोहर आए, उन्होंने प्रपोज किया। मिस्टर बोहर के बाद मिस्टर डी ब्रॉगली ने अपना एक जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ये प्रपोज किया कि यार जो पार्टिकल है उसको भी आप वेव मान सकते हैं। ये इनका प्रपोजल था। और आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, बट केमिस्ट्री में आपको पता है फिर इसके बाद आप करते हैं वो मिस्टर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नहीं समझा? जी सर। और मिस्टर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद फिर आ जाती है मिस्टर स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन। नहीं समझा? समझा। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये सारा जो कार्यक्रम है कुछ 1900 से लेके 1930 तक ये सारा प्रोग्राम चला है। इसका अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। एक बड़ी अच्छी बुक है, मतलब अच्छी तो पता नहीं, बड़ी फेमस बुक है, 30 years दैट शुक फिजिक्स। नहीं समझा सर? ओके सर, समझ। तो ये 30 सालों में 1900 लेके 1930 सालों तक 1930 तक ये सारा मतलब फिजिक्स को आपने एकदम घर तोड़ के नया घर बना दिया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। And all of these guys, see, another very interesting thing is all of these guys are very young guys. Mr. Rutherford, Mr. Bohr, Mr. D. Broglie, Heisenberg, Schrodinger, ये सारे 20 से लेके इंक्लूडिंग मिस्टर आइंस्टाइन 20 से लेके 30 साल तक के बिल्कुल एब्सोल्यूट यंग गाइस थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी जी सर। एंड बिकॉज दे वर यंग गाइस दे कुड कम अप विद ऑल काइंड ऑफ फैंटास्टिक हाइपोथेसिस कि यार ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। तो कोई ये नहीं बोलता था अरे पागल है यार इसको चुप कराओ बाहर निकालो इसको, ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जी सर। तो ये चल रहा है और बाजू में सारी चीजें चल रही हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन के बाद आपने प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, और बाजू में मिस्टर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी चल रहा है। नहीं समझा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी चल रहा है। तो ये सब भी मतलब पैरेलल अपना काम चलता जा रहा है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बात हमारी चल रही थी ये बोहर मॉडल में चल रही थी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे आसपास घूम रहे हैं तो आपने क्या किया, किसी लड़के ने क्या किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको लिया, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसको लिया और उसकी इंटरफेरेंस करा दी। नहीं समझा? समझा सर। इलेक्ट्रॉन्स का इंटरफेरेंस करा दिया। नहीं समझा मेरी बात? समझा सर। अब आप यार समझदार आदमी है,
ये आपके सामने ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल है। वो ब्रिक वॉल जो है वो किसकी बनी है? वो एटम की बनी है। एटम किसका बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। नहीं समझ आ रहा सर, मेरी बात नहीं समझ आ रहा। समझा। न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा लेट डिस्कवर हुआ था, मैं इसलिए अभी न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा, बट आज तो आपको पता है, बट उस टाइम ये थोड़ा न्यूट्रॉन जो है वो लेट डिस्कवर हुआ था। बट एटलीस्ट ये तो पता है कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है। तो आपकी जो सॉलिड ब्रिक वॉल है वो अगर एटम की बनी है तो आप ये मान के चलेंगे ना कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये भी पार्टिकल्स होंगे। नहीं समझ आया? जी सर, समझा। अब आपने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन की वेव ली, सॉरी इलेक्ट्रॉन की रे ली, ऐसे बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन रे ली, और इलेक्ट्रॉन रे की आपने इंटरफेरेंस जब की तो आपने देखा कि वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, वैसा ही पैटर्न फॉर्म हो रहा है जैसे लाइट का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। तो अगर किसी चीज का जो पैटर्न है वो अगर लाइट वेव की तरह ही फॉर्म हो रहा है तो वो भी तो वेव ही होने वाली है। नहीं समझ में आया? समझा। आप बातों को लिंक कर पा रहे हैं? जी जी सर। तो उसके बाद तो ये तो उसी टाइम अपना 1900 से 1930 ये वाले रेंज में ही ये सब इलेक्ट्रॉन की हो रहा है। बट आज तो अगर आज भी ये इंटरफेरेंस की जाती है, आज तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आप इंटरफेरेंस कर लेते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर बिल्कुल? समझा। मैं आपको एक न्यूज आइटम दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए बस। जी मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? जी सर, सर। ये देखिए, बोल रहे हैं क्वांटम इंटरफेरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोबिंग द वेव नेचर ऑफ मैटर। मेरी बात समझे? यस। तो ये तो जो मुझे न्यूज आइटम मिला है ये 2012 का मिला, मतलब 100 साल हो चुके हैं, बट लोग आज भी इस चीज को लेके आज भी एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे हैं। नहीं समझ में आया सर? समझा। तो बेसिकली श्रेयान, अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया और एक सिंपल सी बात अगर समझना चाहते हैं तो ये है कि यार लाइट आपने ली, लाइट आपने ली और लाइट की आपने इंटरफेरेंस करा दी। यहाँ तक तो समझ आ गया? तो हमें ये समझ आ गया कि ठीक है यार, जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है और ऐसा एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना देती है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मॉलिक्यूल्स लो, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल्स की वेव्स इस पर डाली जा रही है ऐसे, और आप देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो भी ऐसे इंटरफियर कर रहे हैं, तो आप मान के चलेंगे ना कि हाँ यार जो पार्टिकल है उसकी भी वेव नेचर होती है। माय फ्रेंड, समझ गया अभी भी? समझा। सो दैट इज व्हाट मिस्टर ब्रॉगली हैड हाइपोथाइज्ड कि यार ऐसा हो सकता है। और जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 100 सालों से टेस्ट हो रहे हैं और आज भी हर बार आप मॉलिक्यूल लेवल पे भी अगर इंटरफेरेंस करके देखते हैं तो आपको ये यकीन हो जाता है कि यार हाँ, जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल जिसको हम मानते हैं वो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। नहीं समझ आया सर? समझा। तो एक पार्टिकल की भी वेव नेचर होती है। नहीं समझ में आया? समझा। अब देखिए, ये जो वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसके लिए बड़ा ये मानना बड़ा मुश्किल है कि यार ये डुअल नेचर कैसे हो सकती है, कि जो वेस्टर्न नेचर है वो तो ये मान के चलती है कि ये मैन है और ये वुमन है। नहीं समझ आया? जी सर, समझा। बट जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें आप इंडिया को ले लो, चाइना को ले लो, किसी को भी ले लो, मतलब जापान को ले लो, ये कर लो वो कर लो, वो तो ये मानते हैं कि यार हर आदमी के अंदर एक औरत भी है और हर औरत के अंदर एक आदमी भी है। नहीं समझ में आया सर? समझा। तो हमारे यहाँ तो जो कंसेप्ट है वो है ही उसका यिन और यांग का कंसेप्ट। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? समझा। ऐसा आपने देखा हो ना, एक वो ऐसा एक बढ़िया सा चाइनीज सिंबल देखा होगा आपने कभी ना कभी, ऐसे करके दिखाते हैं, यस सर। देखा ना? तो उसका मतलब ये होता है यार, उसका मतलब ये होता है कि यिन और यांग, मतलब जो ब्लैक और व्हाइट है वो इकट्ठा ही रहता है दुनिया में। नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। अब गोरे के लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। गोरे को लगता है यार ऐसे कैसे, या तो ब्लैक है या व्हाइट है। नहीं समझ में आया? समझा। या तो पार्टिकल है या वेव है। अब गोरे के लिए ये एक्सेप्ट करना है कि यार एक चीज डुअल नेचर शो कर सकती है, तो गोरे के लिए बड़ा बहुत ही मुश्किल है। तो वो उनकी तो मतलब पूरी जो वेस्टर्न साइंस है वो तो पूरी की पूरी हिल की यार ये तो क्या मतलब मजाक चल रहा है क्या? नहीं समझ आया सर? समझा। तो ऐसा आपने सिंबल देखा होगा। अब ये सिंबल यही बोल रहा है कि जो यिन और यांग है वो इकट्ठा चलता है। तो हमारे यहाँ डुअलिटी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ मतलब आदमी के अंदर वुमन के करेक्टर होंगे, वुमन के अंदर आदमी के करेक्टर होंगे। हिंदूज में बोला जाता है, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, अर्धनारीश्वर। तो एक साइड आपको शिव नजर आएंगे और एक साइड पार्वती नजर आएगी। नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये मतलब ऐसी कोई रैंट नहीं है। द पॉइंट इज, इक्वेशन आसान है, इक्वेशन तो छोटी सी अभी मैं आपको समझा दूंगा, बट जो उसके पीछे जो फिलोसफी है वो बड़ी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। नहीं समझ में आया सर? समझा। तो मिस्टर ब्रॉगली ने ये बोल दिया कि यार ये तो ऐसा है भाई लोगों, तुम मेरी बात मानो ना मानो कि ये तो यार नेचर है, पार्टिकल की भी एक वेव की नेचर है। मेरी बात समझ आएगी आपको? जी सर। अब जो आपका क्वेश्चन है जो हर बार जो बड़ा अजीब सा लगता है, आपने शायद केमिस्ट्री 11th क्लास में इसके न्यूमेरिकल भी किए होंगे। मैं न्यूमेरिकल तो नहीं करूंगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज इट स्टार्ट मेकिंग सेंस। जैसे एग्जाम्पल 14.5 अगर आप देखेंगे ना, तो एग्जाम्पल 14.5 में ये 45 kg का एक लड़का है,
8 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहा है। अगर आप देखेंगे मिस्टर ब्रॉगली के हिसाब से इसकी जो वेवलेंथ है वो ये है। मेरी बात नहीं समझ आ रही बेटा? समझा। एज यू कैन सी इट इज वेरी स्मॉल, 10⁻36 है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? जी जी सर। वेरी वेरी स्मॉल। जस्ट टू गिव यू इंडिकेशन, एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 होता है। तो 10⁻23 आपको पता है कितना बड़ा होता है, बट ये तो हम बात करें 10⁻36 की, तो आप उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मान सकते हैं कि कितना छोटा होगा। नहीं समझेंगे समझा। क्योंकि उसका वेवलेंथ इतना कम है। तो सो यू कांट से कि उसकी वेवलेंथ नहीं है, वो मतलब वो उसकी वेव नेचर नहीं है। भाई वेव नेचर तो है, बट वो वेव नेचर बहुत कम है। मेरी बात समझ आए? समझा। इट इज लाइक सेइंग, वही ये इस पे अर्धनारीश्वर पे बात है, इट इज लाइक सेइंग कि अ मैन डजंट हैव वुमन फीचर। यार ऐसा तो नहीं है, देयर इज अ पार्ट ऑफ अस व्हिच बिहेव्स लाइक अ वुमन। और इट इज लाइक सेइंग अ वुमन डजंट हैव मैन नेचर। ऐसा तो नहीं है। नहीं समझ आया? समझा। आप भी सर कई बार अपनी मम्मी को बोल देते होगे, अरे आप बिल्कुल डैडी की तरह बिहेव कर रहे हो यार। नहीं समझा? जी है ना? तो द पॉइंट इज कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए जो डुअलिटी का कंसेप्ट है, मतलब वो उनके लिए डुअलिटी, उनको नहीं समझ आता कि डुअलिटी क्या है। दे हैव टू, उनकी तो मतलब पूरा जो फंडामेंटल लेवल पे दिमाग हिल जाता है। सो व्हाट मिस्टर ब्रॉगली प्रपोज्ड वाज कि सर ऐसा है, आप अगर एक कार भी, जैसे ये सामने आपके कार का भी एग्जांपल लिया हुआ है, तो अगर एक कार भी 1 टन की कार है, यूजुअल वेट है इतना ही होता है कार का वेट, तो 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, 20 मीटर वाइड रोड है, तो उसमें जो वो वेव नेचर दिखाएगी उसकी वेव नेचर है, बट वो जो वेव नेचर है वो बहुत कम है। रेवान जी मेरी बात नहीं समझे? यस सर। समझा। तो ये मिस्टर ब्रॉगली का प्रपोजल था। और तो ये तो ज्ञान गणित मैंने आपको समझा दिया। इक्वेशन मैं आपको बताया था कि इक्वेशन बड़ी सिंपल है, ये 2 मिनट में आपके सामने इक्वेशन भी समझ आ जाएंगी। आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? जी सर। मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ, आप होमवर्क देख लीजिए। आपको होमवर्क क्या करना है? हाँ, होमवर्क आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन भी आपके पास है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। जी सर। जी। क्वेश्चन 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक बात समझ आए? ओके सर। 13 से 18 आपने करना है, और चिंता चिंता मत कीजिए, इसकी सॉल्यूशंस भी ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपको सारा सॉल्यूशंस दे चुका हूँ मैं। मेरी बात समझ आएगी आपको? ओके सर। ये सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आप कर सकते हैं। इक्वेशंस क्या है? छोटी सी इक्वेशंस है, इक्वेशन देख लीजिए। तो मिस्टर आइंस्टाइन की जो स्टोरी थी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो मैं आपको बोला था कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज कर लो। मिस्टर आइंस्टाइन अपनी थियरी जो है वो यहाँ तक लेके आए कि यार ऐसा है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच न्यू। डू वी एग्री? यस। तो मिस्टर ब्रॉगली ने क्या किया, जो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन है उसको लिख लिया एनर्जी बाय स्पीड। मेरी बात नहीं समझी? यस सर। फिर से बात समझिए। ये पहली बात तो ये समझिए कि ये जो मॉडल है ये मिस्टर आइंस्टाइन का फोटोन का मॉडल है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा। ये बात पकड़ में आई या नहीं आई? जी जी सर। ठीक है, तो अब बात समझिए। मिस्टर आइंस्टाइन ने बोला ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ तक समझ आया? समझा। ई इज इक्वल टू एच सी लैम्डा, जिसमें क्योंकि ये फोटोन की बात हो रही है, तो फोटोन तो है वो तो भागता ही स्पीड ऑफ लाइट से। मेरी बात नहीं समझ आई? जी। अब समझा। डिपेंडिंग अपॉन किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या आप एक्सरे के साथ डील कर रहे हैं, या आप रेडियो वेव के साथ डील कर रहे हैं, या आप कोई भी ले लीजिए यार, जो विजिबल लाइट, ऑरेंज लाइट ले लीजिए, ऑरेंज लाइट। फोटोन तो सब में है, फोटोन सब में है, बट जो फर्क आ जाता है वो फर्क किसका आ जाता है? वो फर्क आ जाता है फ्रीक्वेंसी का, या मान लीजिए लैम्डा का फर्क आ जाता है। मेरी बात नहीं समझे? समझा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी या लैम्डा का फर्क आ जाता है, उसी हिसाब से जो एक्सरे का आप एक फोटोन की, अगर एक्सरे के एक फोटोन की आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होगी। और अगर आप ऑरेंज लाइट की पर फोटोन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑरेंज लाइट होगी। तो समझ नहीं आया? समझा। अब क्योंकि जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए एक्सरे का जो फोटोन है वो हाईली एनर्जेटिक है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो जो फर्क आ जाता है वो आ जाता है कि आप की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिफर कर जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो फोटो इलेक्ट्रिक में हमने किया हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। ओके। तो अब देखिए, जो फोटोन है उसका अगर आपने मोमेंटम निकाला, तो जो मोमेंटम है वो आप लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट इसलिए है क्योंकि जो फोटोन है, हर फोटोन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट।
इसमें भी वैसे एक लेक्चर में हमने किया हुआ है, बट अगर आपको शक आता है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक हमने लेक्चर में किया हुआ है कि जो पी है, आप जो लिखते हैं पी जो है, जिसको आप लिखते हैं ई बाई सी, अगर आप इसका यूनिट एनालिसिस करेंगे तो वो यूनिट एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। ये इसका मोमेंटम है। मोमेंटम आपको याद होगा जो पार्टिकल का जो मिस्टर न्यूटन ने बोला होगा। हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके हिसाब से जो मोमेंटम है उसकी जो डेफिनेशन है वो है मास इनटू वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? समझ तो मास है केजी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? समझ तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम है इसके जो यूनिट्स हैं वो है केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ तक मेरी बात समझ आए? जी अब मैं आपको ये प्रूव करके दे देता हूँ कि ये देखिए, ये जो एनर्जी है और ये जो सी है, इसके अगर आप यूनिट एनालिसिस करेंगे, जो सी है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो है मीटर पर सेकंड। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस अब जो एनर्जी है वो आप लिखते हैं जूल। नहीं समझ में आया? जी सर अब देखिए जूल जो है उसके जो यूनिट्स हैं वो आप लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। नहीं समझ में आया? समझ न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन को आप लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माय फ्रेंड नहीं समझ में आया? समझ तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी अब देखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकंड, ये सेकंड इसके साथ भाग गया, ये मीटर इसके साथ भाग गया, तो आपके पास आ गया केजी मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? समझ लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? समझ तो एटलीस्ट आपको एक चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि यार लड़का बोल तो ठीक ही रहा है। नहीं समझ में आया? कि ये पी इज इक्वल टू ई बाई सी ठीक ही है। नहीं समझ में आया? समझ फॉर अ मोमेंट यू कैन थिंक कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार, इसको जो मोमेंटम है जैसे न्यूटन सर ने बोला था कि इसको मास इनटू वेलोसिटी कर लेना, तुम वैसे क्यों नहीं लिख रहे? अब प्रॉब्लम क्या है सर, जो फोटोन है उसका तो मास ही नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ हमने एक लेक्चर किया था इससे पहले, जो अगर आप देखेंगे ना प्लेलिस्ट में जो लेक्चर देखेंगे उसमें हमने फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। आपने वो लेक्चर देखा नहीं देखा? जी सर देखा हाँ, तो उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि यार फोटोन का तो मास ही नहीं है। अब जब मास ही नहीं है तो फिर आप अगर आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे, मास जीरो डालने की कोशिश करेंगे, तो जो मोमेंटम है वो तो जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? समझ तो क्योंकि ये दुनिया अलग है, ये क्वांटम फिजिक्स की दुनिया है, मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया है, तो इसमें जो मोमेंटम है वो एनर्जी बाय सी करके आपने डाला और एनर्जी का जो वैल्यू है वो एच न्यू बाय सी करके डाल दी। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी अब ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, जो न्यू है उसको सी के नीचे खींच लो, तो सी बाय जो न्यू है वो तो लैम्डा के इक्वल हो गया। तो आपके पास एक और ये हो गया कि जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। माय फ्रेंड यहाँ तक बात समझ आई? जी सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट देखिए अब यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी यार। पहले बात तो ये समझो कि ये एक दिमाग में ये मत लेके आना कि यार क्या नाम, ब्रॉगली ने एक छोटी सी इक्वेशन की और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया। मेरी बात समझ आई? जी उसने पूरा पेपर लिखा है जिसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया है, वो 100-150 पेज लगा के उसने पूरा किताब में एक्सप्लेन किया। वो बुक भी आज भी अगर आप देखेंगे अमेजोन पे अवेलेबल है। ओके सर मिस्टर बी ब्रॉगली का जो पीएचडी थीसिस है उसका जो, वैसे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करें, तो वो उनका सर का जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये छोटी सी 4 इक्वेशन लिखी और इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो उन्होंने अपना पूरा मैथ्स किया और वो कर करके पूरा ताम झाम करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट हमारे लिए यहाँ तक ये जो इक्वेशन है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। एंड व्हाई डज इट मेक सेंस? बिकॉज अगर आप देखेंगे ये जो मोमेंटम है ये है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें जो मोमेंटम है वो लिया जाता है किसका, पार्टिकल का। और यहाँ पर एच तो है प्लैंक्स कांस्टेंट, बट ये जो लैम्डा है ये आ गया वेव नेचर। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? समझा सर तो ये जो इक्वेशन है, ये जो छोटी सी इक्वेशन आपने लिखी कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये है पार्टिकल नेचर और ये है वेव नेचर। नहीं समझ में आया? समझा तो ये छोटी सी इक्वेशन ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन कर दिया। माय फ्रेंड, कोई डाउट है? नो डाउट तो वैसे तो किस्सा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए कुछ और इक्वेशन चाहिए, वो भी देख लीजिए। तो फिर मिस्टर ब्रॉगली ने बोला कि यार ये जो मैटर वेव है उसके लिए मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूज करने वाला हूँ, ये वाली। नहीं समझ में आया? समझा अब इसमें कैसे कैसे आप इसको कैसे मैनिपुलेट करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, इसको पहले यहीं से स्टडी कर लीजिए। तो लैम्डा, अब ये जो लैम्डा है, अब ये लैम्डा हो जाएगा किसका, मैटर वेव का। नहीं समझ में आया सर? समझा तभी मैं स्टार करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो न्यू स्टार है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैटर वेव है, और ये जो लैम्डा स्टार है ये वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अभी अगर कोई डाउट होगा तो अभी वो भी सॉल्व हम कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि जो लैम्डा स्टार है, मतलब मैटर वेव की जो वेवलेंथ है, दैट कैन बी रिटन बाय एच अपॉन पी। यहाँ तक समझ आ गया? यस तो अगर मुझे लैम्डा स्टार चाहिए, मैं इसको
एक्चुअली लैम्डा स्टार ही कंटिन्यू करता हूँ, इसको ठीक कर ला, मुझे इसको लैम्डा स्टार ही लिखना चाहिए यहाँ पर। तो लैम्डा स्टार इज इक्वल टू एच बाई एम बी, यहाँ तक समझ आ गया? जी तो देखिए इसी आप इसने ये इक्वेशन ने आपकी दुनिया कैसे चेंज कर दी, वो दुनिया ऐसे चेंज कर दी कि अभी हमने जो कार वाला एग्जांपल किया था और बॉय वाला एग्जांपल किया था, मेरी बात समझ आई? जी उसमें ये है बॉय का मास और ये है बॉय की वेलोसिटी, नहीं समझ आया सर? जी उसी तरह ये है कार का मास, अभी हमने किया था ना ये एग्जांपल, और ये है कार की वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी, मेरी बात समझ आई? यस अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं फिर से वो एग्जांपल एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एग्जांपल है ना 14.5, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो बॉय का मास है वो ये बॉय का मास है, बॉय की जो वेलोसिटी है वो ये बॉय की वेलोसिटी है, कार का जो मास है वो ये कार का मास है, और कार की जो वेलोसिटी है वो ये कार की वेलोसिटी है। अब समझ आया? आर थिंग्स फॉलोइंग इन प्लेस? तो मिस्टर ब्रॉगली ने ये बोल दिया कि सर ऐसा है कि आप कोई भी मैटर ले लीजिए, उस मैटर का मास और वेलोसिटी अगर आपके पास है, मास और वेलोसिटी अगर आपके पास है तो ये आप उसकी निकाल सकते हैं वेवलेंथ, नहीं समझ में आया? यस और वही बेसिक मैनिपुलेशन करके आप अगर मैटर की वेवलेंथ भी निकालता, फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, नहीं समझ आया? समझा क्लियर? जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सारा तो आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इनमें से कोई एक इक्वेशन आपकी हेल्प कर देगी। जो कंसेप्ट है ये जो टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान है, जो कंसेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस ओके, तो वेवलेंथ, मेटल वेव की वेवलेंथ आपको बताइए एच बाई पी, वो आपने यहाँ पर निकाल लिया। इसको आप अब तो बेसिक मैनिपुलेशन चल रही है यार, इसको आप एच बाई पी कर लीजिए, पी को एम बी रख लीजिए, तो ये आपका बन गया, नहीं समझ में आया? समझा सर कोई डाउट तो नहीं आता? नो डाउट ओके, अब ये थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, अगर आप मैटर की बात करें तो अगर ये जो एनर्जी है वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, नहीं समझ आया मेरी बात? समझा तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जो एम है, ये जो एम है, इसमें v की बजाय मैं डाल सकता हूँ ये, मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा तो ये जब डालूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, नहीं समझ में आया? जी समझा यार मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये अपने सामने रखिए। तो मैटर वेव के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से या तो ये इक्वेशन लगेगी या ये वाली कोई इक्वेशन लग जाएगी, कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में अगर आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, कोई डाउट है? नो डाउट और एक इक्वेशन आप अपने पास ऐसे मोमेंटम की भी निकाल के रखिए कि मास इंटू वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल है, तो जो मोमेंटम है वो इसके इक्वल होता है, नहीं समझ में आया? जी यहाँ तक क्लियर? यस अब देखिए एक और पुरानी जो आपके पास इक्वेशन चलती है वो ये चलती है, जो बार बार यूज होती है जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, हमने फोटो इलेक्ट्रिक में भी डिराइव किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके जब डिराइव किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके जब डिराइव किया था, तो एक हमारे पास इक्वेशन जो पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए कि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वर्क डन एंड मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ऐसे करके लिखते थे, कुछ याद आया नहीं आया? जी जी समझा डाउट आ रहा है मिस्टर राम? सर डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं तो यहाँ ये जो एनर्जी वाला, ये जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने निकालना हो तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, जिसमें ई क्यू जो है वो क्यू वी के इक्वल है, नहीं समझ में आया? यस तो याद रखिए कई क्वेश्चंस में, जैसे कई क्वेश्चंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भाग रहा होगा एक सर्टन पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये वाली जो इक्वेशन है वो यूज करनी पड़ेगी। माय फ्रेंड नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज कॉन्फिडेंस रखिए मेरे पे कि जो मैंने अभी आपको ये सारी जो इक्वेशंस आपको दिखाई हैं मैटर वेव के जब आप क्वेश्चंस करने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए सिर्फ ये जो पेज लिखा हुआ है इसी में से इक्वेशंस यूज होने वाली हैं। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया? समझा
और कैसे यूज होंगी इन सबके सॉल्यूशंस भी आपके पास है माय फ्रेंड, पास समझ आए? जी सर। ओके। और अगर आपका, वैसे तो शायद टाइम नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप वो महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन कर लेते हैं वो भी दैट वुड बी मोर देन इनफ, बट अगर आप थोड़ा और करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, मेरी बात समझ में जी आए? सी दिस शुड बी इनफ। अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। अगर बीच में एक शायद क्वेश्चन आएगा जिसमें ये वाली क्वेश्चन लगेगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। ये देखिए ना, जी सर। बात वही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 MEV, ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। उसने क्या किया है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसको H की वैल्यू पता है, ये जो है M ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू पता है, ये जो Q है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू पता है, और ये कोई अननोन पोटेंशियल भी है। बेटा बात समझे? जी सर। तो उसने ये आपकी बुक में सिर्फ ये किया कि इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी। तो आपकी बुक में एक उसने इक्वेशन बनाई हुई है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट याद रखिए ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी और पे ये फॉर्मूला मत लगाना भाई गलती से। सो दिस वुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ वी, जहां एज पर द वैल्यू ऑफ वी आप लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मुझे मेरी बात समझ आ रही है जी जी सर। या मैं अजीबो गरीब बातें करता जा रहा हूँ? नहीं सर, समझ पाऊँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस छोटी सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, शायद किसी एक न्यूमेरिकल में आपको ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ जाए। मैं फ्रेंड बात समझ आई? ये देखिए, ये अभी जो मैंने आपसे बात की ना, ये देखिए, ये 2 है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11, ये आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो ये है, और यही मैं बता रहा था कि ये आपका हो गया कांस्टेंट, समझ आया? जी सर। ये हो गया वोल्ट्स, और ये है लैम्डा इन नैनोमीटर। उसने 10 माइनस समथिंग आया होगा उसको भी एडजस्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ मीटर है बट यहाँ नैनोमीटर है, नहीं समझ में आया? समझ। बट एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपकी बुक वाले ने किया है बेटा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए किया है, किसी और को मत लगा देना इसको, नहीं समझ में आया? जी सर। शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटॉन के लिए होता तो प्रोटॉन के लिए होता है H/2m, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल। अब ये चार्ज ऑन प्रोटॉन तो इसके इक्वल होता है, बट जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो माय फ्रेंड ये नहीं होता, नहीं समझ में आया? समझ। तो अगर प्रोटॉन का क्वेश्चन आया और अगर आपने ये वाली इक्वेशन लगा दी तो गलत हो जाएगी माय फ्रेंड। डाउट आ रहा है? रियली डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट। और एक चीज और याद रखिए, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे आपको बीच में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो वो आपकी बुक में पेज नंबर 331 पे ये लिखा हुआ है, मेरी बात समझ? जी सर। याद रखिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है माय फ्रेंड, तो न्यूमेरिकल्स कीजिए, कल न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, बात समझ? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।